दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, महिला सम्मान को लेकर के इस देश में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब बात वाकई में महिलाओं को सम्मान देने की आती है तो क्या उतना ज्यादा गंभीरता से इसे लिया जाता है? बीजेपी इस देश में केंद्र में है, सत्ता में है, लेकिन जिस तरीके की भाषा बीजेपी के नेता इस वक्त उपयोग में ला रहे हैं नेत्रियों के लिए, चाहे किसी भी महिलाओं के लिए, एक आम महिला के लिए भी अगर किसी की भाषा शैली बिगड़ती है तो क्या वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता? क्या वो सम्मान उतना उसका नहीं रहता? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको पिछले कुछ सालों में किस तरीके से तार तार किया गया है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। ये बात अभी क्यों उठ रही है? क्योंकि दिल्ली से चुनाव लड़ रहे रमेश विधुड़ी, जिनकी भाषा शैली से आप भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे, और आज एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीजें मैं फिर से आपको याद भी दिलाऊंगी और दिखाऊंगी भी कि किस तरीके के नेता अगर जीत करके सदन में भी आ जाते हैं तो किस तरीके की भाषा शैली का उपयोग करते हैं, और अगर मंच से भी वो बोलते हैं तो अपनी घटिया मानसिकता और घटिया सोच और उसी वाहियात पने को किस तरीके से भरे मंच से भी दर्शाने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता है। दोस्तों, दो नेत्रियों की एक ही दिन में उनके सम्मान की धज्जियां उड़ाने वाला रमेश विधुड़ी जीतने का सपना भी देख पाता है भारत देश में। ये अपने आप में एक विडंबना है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद ये कह चुके हैं कि महिला सम्मान को लेकर के हम बहुत ज्यादा गंभीर हैं, वहां पर रमेश विधुड़ी जैसे नेता किस तरीके से खुलेआम महिला नेत्रियों के बारे में क्या कुछ कह जाते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। महिला सम्मान की बात हम करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक बार आपको दिखा दूं कि रमेश विधुड़ी किस तरीके की भाषा शैली को उपयोग में लेने के कारण चर्चाओं में आए थे। ऐसा नहीं है कि रमेश विधुड़ी कोई गलती से बोल गए हो या अचानक से उनके मुंह से कुछ निकल गया हो। जी नहीं, उनकी भाषण शैली और बोलने का तरीका ही कुछ ऐसा है, फिर चाहे वो सड़क पर खड़े हो, फिर चाहे वो सदन में। आपको याद दिला दूं कि सदन के अंदर रमेश विधुड़ी तब बसपा के एक सांसद थे दानिश अली, उनके बारे में किस तरीके की भाषा शैली का उपयोग करते हैं जरा देखिए। सदन के अंदर खड़ा हुआ एक नेता कितनी घटिया मानसिकता के साथ और कितने घटिया शब्दों के साथ सामने एक सांसद खड़ा है और उसके लिए वो उन भाषा का प्रयोग करते हैं जहां पर कई सारे नेता और भी मौजूद होते हैं, लेकिन मजाल है कि रमेश विधुड़ी पर कोई कार्रवाई हो जाए। पहले सुनिए कि किस तरीके की भाषा और किन शब्दों का उपयोग उन्होंने दानिश अली के लिए किया था। सुनिए। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। विधुड़ी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में, इसकी बात बाहर देखो। सुना आपने? इनमें से कई शब्द ऐसे हैं दोस्तों जिनके ऊपर हमें बीप तक लगानी पड़ती है, जिन शब्दों को हम यहां पर दोहरा तक नहीं सकते। इतने घटिया शब्द संसद के अंदर, सदन के अंदर। सोचिए आप, जब कोई व्यक्ति, कोई नेता बोलता है तो वो गरिमा शब्दों की फिर कहां रह गई? कहां है वो मर्यादा जो सदन के अंदर एक नेता में होनी चाहिए थी? आप पिछले सालों के या पुराने कोई वीडियोस उठाकर देखें, कितना गरिमापूर्ण माहौल हुआ करता था। लेकिन अब आतंकवादी तक, क्योंकि सामने वाला मुसलमान है तो आप आतंकवादी तक उसे कह देते हैं, न जाने क्या क्या उसे आप कह देते हैं। वो शब्द भी यहां मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहती और ना बोल सकते हैं। इनके शब्दों पर बीप ज्यादा और शब्द कम सुनाई पड़ेंगे आपको। इतनी घटिया बोली जिस व्यक्ति की हो, वो दिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहा है। अपने आप में ये बहुत बड़ी विडंबना है, और जीत भी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हाल ही के सालों में हमने देखा है कि ऐसे लोगों को पसंद करने वालों की तादाद भी काफी बढ़ गई है। कुछ बातें और कुछ मुद्दों को लेकर के अगर मुसलमानों को कोई गाली दे रहा है या मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसी बात कर रहा है तो ऐसे लोगों की फैन फॉलोइंग में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोगों के शब्दों का घटियापन और गिरता स्तर और ज्यादा होता जा रहा है, और यही कारण है कि वो
मोदी जी या कुछ मतलब मेन जो आला कमान होता है उनकी नजरों में आने के लिए इस तरह की और चीजों को वो और ज्यादा उपयोग में लाते हैं कि जितना हम गिरेंगे, जितना हम अपनी बातों में या भाषणों में घटिया स्तर लाएंगे, हो सकता है हमारा राजनीतिक करियर जो है वो उतना ही आगे बढ़े। रमेश विधुड़ी जैसे लोग शायद इन्हीं नियमों पर चलते हैं और इसी के चलते उनके हौसले इसलिए बुलंद हो जाते हैं क्योंकि सदन के अंदर इस तरीके की घटिया भाषा उपयोग में लेने के कारण और चौतरफा निंदा होने के कारण, विरोध होने के कारण, आक्रोश तक होने के कारण भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्हें और उनकी तारीफ या इस तरीके से समझ लीजिए कि उन्हें और इनाम मिलता है इस चीज का। और अब देखिए आप, वो दिल्ली से जो अभी मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक गलती से भी कोई अगर सीख ले लेता तब भी समझ आता है दोस्तों कि चलिए गलती हो गई और उन्होंने उस गलती को मान लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब रमेश विधुड़ी ने 2 महिलाओं का एक ही दिन में अपमान कर डाला है। कैसे? उन्होंने ये कहा कि कालका जो एरिया है दिल्ली का, वहां की सड़कें हम प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। इसको लेकर के अब तमाम तरह से विरोध झेलना पड़ा, आक्रोश झेलना पड़ा। कांग्रेस भी जो है वो विरोध में उतर गई कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग प्रियंका गांधी के लिए ये उनका अपमान है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को जस्टिफाइड करने के लिए भी ये कहना शुरू कर दिया कि क्या लालू प्रसाद यादव ने जब हेमा मालिनी के गालों की तुलना सड़कों से की थी तब क्या उन्होंने माफी मांगी थी? पहले सुनिए विधुड़ी ने क्या कहा था, सुनिए। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश विधुड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश विधुड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। सुना आपने? ऐसे नेताओं से महिला सम्मान की अपेक्षा रखना अपने आप में बेईमानी है दोस्तों। उन्हें अपनी गलती का एहसास तक नहीं था जब उनसे माफी मांगने को कहा गया या जब ऐसी उम्मीद भी उनसे की गई तो उन्होंने साफ साफ लालू प्रसाद का हवाला दे दिया। जो गलती कोई और कर चुका है वही गलती इन्होंने भी दोहराई और उसको डिफेंड करने की कोशिश और कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में नेता जो होते हैं उनका प्राइमरी फोकस होता है वोट बटोरना। इसी तरह से बीजेपी, आप जानते हैं, ये इनके इन प्रकार जीतना होता है उन्हें किसी भी तरीके से, और इसको लेकर के वो जरा भी ढील नहीं बरतते, फिर चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हो सकता है कि आला कमान की तरफ से इनके ऊपर दबाव आया हो और उसके बाद में इन्होंने माफी मांगी। क्या कहा रमेश विधुड़ी ने माफी मांगते हुए, सुनिए। मैं बहुत व्यथित हूं इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही।
लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। अलका लांबा जो खुद एक महिला है, कांग्रेस की नेता है, उन्होंने आपके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। आतिशी कह रही है कि विधानसभा में बीजेपी को, रमेश भिदोड़ी को महिलाएं जवाब देंगी। कैसे काउंटर करेंगे दोनों सवाल? महिला, मैंने कहा ना, माता बहनों का हम सम्मान करते हैं और हमसे हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में सबसे पहले महिलाओं का सम्मान होता है। और अब इनके पास कुछ है नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के कारण डूब गई। मेरे 2 बच्चों की कसम, ये केजरीवाल ने कहा था कांग्रेस सदन नहीं जाऊंगा। और आतिशी और केजरीवाल वो वोट मांग नहीं सकते काम को लेकर, तो अब उनके पास और कुछ है नहीं वोट मांगने के लिए। इसी प्रकार की कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आतिशी से, केजरीवाल जी ने कहा कि आतिशी मुख्यमंत्री की दावेदार नहीं होगी। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों कि प्रियंका गांधी के बारे में उन्होंने ये सारी बातें कही। साथ ही साथ दिल्ली की जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना, उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत ही घटिया तरीके से कटाक्ष करते हुए कहा कि आतिशी ने पहले मार्लेना थी, उसके बाद में वो सिंह हो गई और अब उन्होंने अपना बाप ही बदल लिया है। इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? तो कुल मिलाकर के जब राजनीतिक दांवपेच या आपके पास दिखाने को कुछ काम नहीं होता, आपके पास कुछ ऐसा है नहीं जिसको लेकर के आप जनता के बीच जाएं, आपके हाथ बिल्कुल खाली हैं, आपकी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसको आप जनता को बता सकें कि इस वजह से मुझे चुनिए, तब आप ऐसी चीजों पर हमला करते हैं और एक महिला के सम्मान को भी आप दांव पर लगा देते हैं। और यही रमेश भिदोड़ी ने किया और इसको लेकर के भी उनकी काफी किरकिरी हुई, काफी आलोचना हुई। साथ ही साथ आप पार्टी जो है वो भी काफी विरोध कर रही है और तमाम तरीके की बातें अब रमेश भिदोड़ी के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, जो कि उनके घटिया स्तर को ही दिखा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, बीजेपी ऐसे लोगों के प्रति थोड़ी संवेदनशील नजर आती है। कुल मिलाकर के जिन लोगों से किनारा कर लेना चाहिए, जिन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को बीजेपी हमेशा डिफेंड करती हुई नजर आएगी। महिला सम्मान की बात इसलिए भी बीजेपी के लिए बेमानी हो जाती है क्योंकि बिल्किस बानो के जो आरोपी होते हैं, जो दुष्कर्मी होते हैं, वो बाहर आते हैं और उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें मिठाई खिलाई जाती है। साथ ही साथ बीएचयू की छात्रा का जब गैंगरेप होता है तो उनके जो आरोपी होते हैं, जो दुष्कर्मी होते हैं, उन्हें मिठाई खिलाई जाती है, उन्हें माला पहनाई जाती है। और साथ ही साथ बीजेपी के आला नेताओं के साथ उनके फोटो होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो ऐसे रसूख वाले, अगर आप बीजेपी के आईटी सेल के भी लोग हैं, तब भी आप ऐसे बड़े बड़े गुनाह करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इस तरीके की बातें जो है, इस तरीके के सवाल जो है, वो भी विपक्ष कई बार उठाता रहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है दोस्तों कि महिला विरोधी कहें या भ्रष्टाचार विरोधी कहें या फिर कुछ एक अपराधी वाला जो एहसास जिन लोगों को देखकर या उनके कारनामों को देख करके होता है, उसके बचाव में हमेशा बीजेपी खड़ी दिखाई देती है। आप नहीं भूले हैं तो कुलदीप सिंह सेंगर को आप याद कर लीजिए, राम रहीम को आप याद कर लीजिए, जिसको पेरोल दिए बिना बीजेपी चुनाव तक नहीं जीत पाती। अगर उनका आंकड़ा आप देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि हर चुनाव से पहले बाबा राम रहीम जेल से बाहर होता है, उनको पेरोल दे दी जाती है। इन लोगों को आराम से कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के लिए पहले चक्की पीसिंग जैसी बातें होती हैं, बाद में वही लोग वॉशिंग मशीन में धुल करके पार्टी में होते हैं और बाद में फिर यही चीजें वो कर रहे होते हैं। फिर चाहे वो महिला सम्मान को ताक पर रखें, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार कर दें, फिर चाहे वो कुछ भी कर डालें। बृजभूषण शरण सिंह को भी आप नहीं भूलेंगे। बीजेपी के चार्जशीटेड नेता हैं जिनके खिलाफ आप सोचिए कि बीजेपी कितना ज्यादा डिफेंड में खड़ी हो गई थी और उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर,
बहुत ज्यादा जब जनता और विपक्ष का दबाव पड़ा तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को दे दिया गया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर की चीजें रहती वही हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को ये दिखाया जाता है कि नहीं हम कार्रवाई करते हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में धरातल पर क्या होता है दोस्तों, ये आपको जानना और देखना बेहद जरूरी है। किस तरीके से कोई नेता भरे मंच पर, सदन में या अपने भाषणबाजी में या फिर किसी भी जरिए से अगर इस तरीके की घटिया मानसिकता या इस तरीके की बातें करता है, तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर इनके हाथ में पावर आ जाती है तब ये और क्या कर सकते हैं। क्या ये एक आम महिला की, आम आदमी की जरूरत को समझ पाएंगे या उनके सम्मान के बारे में क्या ये सोच पाएंगे, या कोई अगर उनको जरूरत पड़ी तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। जिनके अपने खुद के हाथ अगर इन सारी चीजों में अगर काले हैं तो वो कैसे किसी और को इंसाफ दिला पाएंगे। तो ये सारी चीजें सोचना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। चुनाव का जब वक्त होता है तो नेता कई तरह की बातें करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत गुणी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही सारी चीजें होती है जो किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में, उनके बोलने के तरीके के बारे में, उनके सोच, उनकी मानसिकता, हर चीज आपके सामने ला करके रख देते हैं और तभी ये सारी चीजें दिमाग में रख करके आपको चुनना होता है। इतना सारा भले ही वो मुसलमान हो इसलिए उनके इस तरह के शब्द बिगड़े हुए हो, फिर चाहे कोई महिला नेत्री हो और वो विपक्ष की हैं इसलिए इतने बिगड़े बोल हो, तो ये सारी चीजें ही कहीं ना कहीं एक मानसिकता का प्रदर्शन तो करते ही हैं दोस्तों। और साथ ही साथ ऐसे लोग अगर चुन करके सदन में आते हैं तो सदन में भी किस तरीके की बातें वो करते हैं और कैसे जनता का वो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बन पाएंगे या जनता के मुद्दे वहां पर किन शब्दों में उठा पाएंगे, ये सोचना भी बेहद जरूरी है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं दोस्तों, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।